ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे मज़हब और इस्लाम और दीन के अंदर कहीं से कोई बता दे कि सियासत करना क्या गलत है। सच्ची सियासत करना कहीं से गलत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी बापू सभागार पटना में है, जहाँ पर आज जामियत उलमाए हिंद के तरफ से एक बैठक बुलाई गई, जिसमें तमाम बिहार, उड़ीसा और झारखंड के मुस्लिम समाज के लोग आए हैं। और इस बैठक से आखिर क्या संदेश दिया जाएगा, तो यहाँ के जो मुस्लिम प्रवक्ता हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि सर आज जो बैठक बुलाई गई है किस लिए। ये जमीयत उलमाए हिंद के सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब के आवाज़ पर हम लोगों ने आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए पटना आने का कष्ट किया है। इसके कारण, इसके वजूहात सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मुसलमानों के साथ आज तक हिंदुस्तान के अंदर इतनी जुल्म ज़्यादती नहीं हुई कि आज वह सर से ऊपर होने की वजह से आज ये मौलाना को ये इनकलाब का ये आवाज़ उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे कानूनी तरमीम वक्फ बिल है, जो कानून बन गई है, जो इतिहास बना हुआ है, उस कानून को तरमीम करना और इसमें रद्दोबदल करना, इसके ख़िलाफ़ हम लोग आवाज़ उठाकर तमाम मुसलमान जितने हैं सभी, बल्कि मुसलमान के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तानी भाई हैं, सब मेरे भाई हैं, वो सब भाई को चाहिए कि कानून को तरमीम करने पर, संशोधन करने पर, जो कानून बना 1956 में और 57 में बन के तैयार हो करके ये बना, ये कानून को रद्दोबदल न की जाए। जिस तरह से हिंदुस्तान को आज़ादी में हमें हक आज़ादी की दी गई है, हमें वक्त रहते हुए ऐसे ही आज़ादी चाहिए। जी, तो देखिए, एक मेरा सवाल है मौलाना साहब, क्या नाम बताया, क्या नाम बोले? कारी मोहम्मद इमामुद्दीन। कहाँ घर हुआ? मेरा समस्तीपुर घर हुआ। समस्तीपुर। देखिए कारी साहब, मेरा एक सवाल है कि समाज कभी सियासत के बिना आगे बढ़ नहीं सकता, तो आखिर ये समाज, आप खुद जानते हैं बेहतर कि समाज आज सियासत से कितना जुड़ा हुआ है, और आखिर क्यों नहीं जुड़ा हुआ, ये किसका, ये क्या वजह है या क्या कारण ये है कि हम लोग जो भी जिम्मेदार, अगर कोई कायद बन के खड़ा होता है मेरे सामने, तो उसको हम बड़ा मानने से मजबूर हैं, और उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि किसी को हम कायद मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारे अंदर कमी है। अगर कोई मस्जिद का इमाम ही क्यों ना हो, मदरसे का मुअल्लिम क्यों ना हो, उसको बड़ा जाने और उसको एक सियासतदान भी समझे, उसको अपना कायद भी माने, सिर्फ उसको एक इस मस्जिद का ही जिम्मेदार और उसको नौकर समझ के न रखा जाए। यहाँ पर हम पीछे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि इमाम साहब अगर सही फैसला वो ले रहे हैं समाज हित में या सियासी तौर पर, तो उनको उनका राइट भी है और उनको समाज की तरफ से समर्थन मिलना चाहिए। तो कहने का एक और सवाल है कि इसमें तो इमाम साहब जो स्थानीय होते हैं वो कहीं न कहीं पीछे हैं और बोलने से कतराते हैं कि शायद मेरी नौकरी ना चला जाए। हम बोलेंगे ये समाज इतना जाहिल है कि हम ही को उठा के पटक ना दे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम समाज से, मैं उस इमाम से, उस ज़िम्मेदार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर अपने आप को मजबूर समझते रहे, अपनी मजबूरियाँ को अपने सामने रखते रहे, तो ये आवाम मजबूर ही सब दिन रहेगी, कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। जी, इसलिए उसको मजबूरी का भी देखकर, लेकिन अपने सियासत में जो मेरा हक है, हिस्सा है, दावेदारी है, समझदारी है, उसको हम आइन को, कानून को पढ़ें और समझें और बच्चों को शिक्षा दे, तालीम दे, ताकि हम सियासत में मेरा भी कुछ हिस्सा लग पाए। हम किसी के पीछे पीछे पहलू न घूमें, किसी के पीछे पीछे न घूमें कि हमारा फलाना सहारा दे देगा, फलाना सहारा दे देगा, किसी के ऊपर सहारा नहीं। मेरा तो सिर्फ अल्लाह पर सहारा है, और दुनिया में सियासत है तो कानून से हम मुकाबला करेंगे जब हमारे पास इल्म होगा। जी, तो देखिए, अभी 2025 का चुनाव है और कुछ लोग ये समझते हैं कि सियासी जब चर्चा होती है तो मुसलमान ये कहते हैं सियासत की ये भी क्लियर कर देना है कि सियासी चर्चा करना ये गलत है या सही है, या इससे जुड़ना ये गलत है कि सही है, ये आपके माध्यम से संदेश देना। मैं ये इस सियासत से ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे मज़हब और इस्लाम और दीन के अंदर कहीं से कोई बता दे कि सियासत करना क्या गलत है। सच्ची सियासत करना कहीं से गलत नहीं है। मेरा वो सवाल नहीं था, जो आप ही के समाज लोग गलत समझते हैं। अगर आपके लिए नेता खड़े होते हैं कि ये इस मुद्दा पे आपको यूनिट होना चाहिए, एक होना चाहिए, तो उसको लगता है कि ये राजनीति कर रहा है। अगर वो सही मुद्दा पे काम कर रहा है तो क्या उनको साथ देना चाहिए
जो वहाँ के राहबर भी हैं, जो इमाम भी हैं, जो समाज के लोग भी, मैं ये सवाल कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल उसका मैं समर्थन करूंगा कि उसका पूरा सहयोग करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। और उस पॉलिटिक्स में वो जैसे बोल रहे हैं तो वो बहुत समझदार होगा। जिसको आपने जिम्मेदार बनाया, इमाम बनाया, वो जिम्मेदार ही होगा। वो आपके हित में हमेशा फ़ायदे ही की बात करेगा, तो फिर हमें मुखालिफत करने की ज़रूरत नहीं है। जी जी, देखिए जी, क्या नाम हुआ? जी, हमारा नाम हाफिज़ सरफराज हुआ। हम मोतिहारी कोटवा प्रखंड से आए हुए हैं। यहाँ पे एकता सम्मेलन, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन सम्मान समारोह है। इसमें यानी हम लोग राजद में, सपा में, बसपा में, हम लोग तरह कांग्रेस में, यानी हर जगह हम लोग ठोकर खा रहे हैं। हमें किसी से खड़े तो अपना क्यों नहीं जो है दावेदारी पेश करते? इसलिए तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि हम लोग एक बहुत पुरानी संगठन है जमीयत उलमा हिंद, और इसमें जो हम लोगों को वक्फ संशोधन, यानी सरकार उसमें संशोधन करना चाहती है। हमारे बाप दादा ज़मीन दिए, वक्फ किए, मस्जिद बना हुआ है, मदरसा, दरगाह, खनका, उसमें सरकार संशोधन करना चाहती है। तो कैसा संशोधन? हम लोग इसमें संशोधन, जैसे हम लोग मस्जिद है, कल हो करके वो कहेगी कि मस्जिद हम ले लेंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, मदरसे में पढ़ाई नहीं होगी, तो हम लोग 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद हम लोग दीन से हट जाएंगे। जी बिल्कुल, ये बात अब समाज जो है जान चुकी है। देखिए, मैं मुख्य बात पे आता हूँ कि आप अभी सरकार से फरियाद कर रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि ये जो बिल वापस ले लिया जाए। जी जी, कर रहे हैं। जी जी। तो आपके नेतृत्व में आपके नेता कौन है जो संसद में आवाज़ उठा सके? उसके लिए एक MP तैयार किया जाता है, MP को जिताना पड़ता है, जो आपके हित के लिए काम करे। आज समाज में कौन लोग हैं आपके लिए जो कि आप उनको जिताना चाहिए, उनसे उम्मीद रखते हैं? 543 सांसद हैं, लेकिन लोग उन्हें भेजते हैं बोलने के लिए, लेकिन जा करके संसद भवन में चुप रहते हैं, बोलते नहीं। एक ही आवाज़ है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, वही मुसलमान के मुद्दे पर बोलते हैं, बाबरी पर, दादरी पर, NRC पर, NPR पे, हर चीज़ पर वही बोलते हैं। तो हमारी राय यह है कि सारे मुसलमान जान पर खेल के वो राजनीति, हाँ, जान पर खेल करके राजनीति करते हैं, और एक पक्का मुसलमान है, नमाजी हैं, लेकिन हमारे अंदर पक्का मुसलमान भी है, एक पक्का भारतीय नागरिक भी है। जी जी, भारतीय नागरिक भी हैं, पक्का मुसलमान भी हैं। हमारी राय ये है कि हम सब मुसलमान उनको सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ाएं, ताकि हमारी भी संसद में, विधानसभा में 10-5 MLA जाए, हमारी आवाज़ उठाए। हमें आज दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर मारा जाता है, कुचला जाता है, कभी ट्रेन में। ठीक है, आपने तो बोला कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बिल्कुल बेबाकी अंदाज से हर मुद्दे पर बात करते हैं, तो उनको जिस तरह से आज भी एक कॉन्फ्रेंस हुई, तो क्यों नहीं उनको दावत दिया गया? हर कॉन्फ्रेंस में उनको अलग थलग रखा जाता है, क्यों? उनको अलग रखा जाता है, लेकिन अब मुसलमान एकजुट हो रहे हैं। यही अलग रहने के कारण यही है कि आज हम इतने परेशान हैं, बटे हुए हैं, सपा में, बसपा में, कांग्रेस में, RJD में, JDU तो में। मुसलमान में भी यूनिट नहीं है ना? आपके राजनीति दल हैं, आपके राहबर हैं, जब आप उनको मानते हैं कि बेहतर वो काम कर रहे हैं, तो उनको कॉन्फ्रेंस में दावत देना चाहिए। वो तो आने के लिए एकदम जो है मोहताज हैं, वो मोहताज हैं, और इंशाअल्लाह हम लोग एक क्यों नहीं बुलाया गया? बुलाया जाएगा, उनको भी दावत दी जाएगी, और इंशाअल्लाह कब दी जाएगी? कब? इंशाअल्लाह दावत बहुत जल्द दी जाएगी, और 2025 में हम लोग उनका इंशाअल्लाह पूरे ज़ोर शोर से साथ देंगे, और उनका हम लोग बाजू बनेंगे, क्योंकि वो ऐसा लीडर है कि उनके इतना पढ़ा लिखा लीडर हिंदुस्तान में कोई नहीं है। और जितना क्या लगता है 2025 में वो अपना कैंडिडेट उतारते हैं, तो आप उनको समर्थन देंगे? जी जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह पूरा हमारी समर्थन है, दुआ भी है। आप क्या कहना चाहते हैं? अगर 2025 में MIM अपना प्रत्याशी देती है, तो क्या आप लोग क्या सोचते हैं? हम बिल्कुल उनका समर्थन देंगे, हम बिल्कुल उनका साथ देंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब का हम बिल्कुल साथ देने को तैयार, हर मोर्चे पर उनके साथ देने को तैयार है। तो देखिए, बिहार में जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो बैरिस्टर हैं, लंदन से पढ़ाई किए हैं, काफ़ी जानकार हैं, लेकिन आज उनके जो समर्थक है, देखिए उनके जो चाहने वाले लोग हैं, जो उनके राजनीति से प्रभावित व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई बोलने वाला अगर भारत में है, सांसद में है, तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। और हालांकि हर पार्टी को इन्होंने साथ दिया, लेकिन सभी ने इनके साथ ठगी किया, इनको सहयोग नहीं किया। तो क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ आलम है, मैं पूर्णिया ज़िला से आया हूँ। मेरा ये पैगाम है कि ये जो जमीयत का पैगाम हमारा है,
इसमें हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमें जो अधिकार दी गई है, जो आइन हमारे लिए बना है और हमारे बुज़ुर्गों ने जो आइन बनाया है, उस आइन पर हमें जीने के लिए दिया जाए, उस आइन पर हमें चलने के लिए दिया जाए। आइन बचाने के लिए आपको ज़मीन पर आना पड़ेगा, आपको विधायक एमपी चुनकर भेजना पड़ेगा, जिसकी सहयोग से बिल पारित होता है, इसके बिल सहयोग से बिल कैंसिल होता है। जब आपका सांसद में लोग ही नहीं रहेगा, विधानसभा में लोग ही नहीं रहेगा, तो आपका काम कैसे होगा? नहीं, हम उसके लिए जो है, जो पार्टी है और उस पार्टी को देखेंगे कि जो बोलने वाली पार्टी है, हम उस पार्टी को इंशाल्लाह आगे करेंगे। और संविधान में कौन है बोलने वाला जो आपके लिए? जो भी हो उस तरह का, कांग्रेस तक कोई है या नहीं? नहीं, अभी तक नहीं है। अगर आगे आ रही है कांग्रेस तो आएगी। कमी है, जो बोल रहा तो बोल सकते हैं ना। हाँ, अगर जो बोल रहे कांग्रेस आ रही है। अभी तक आप सुने नहीं कि मुसलमान के लिए कोई बोलता नहीं, मुसलमान के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब बोलते यही हैं। चीज बोलिए खुलकर। हाँ, असदुद्दीन अवैसी साहब बोलते हैं और बरजस्ता बोलते हैं। हमें इसी तरह का रहनुमा और लीडर चाहिए। इस कौम के लिए एक बार उन पे गोली भी चल चुकी है और आप लोग बोलने से भी डरते हैं। नहीं, हमको लीडर वो चाहिए जो हमारी बात संविधान तक पहुंचाए, संसद में बोले और उस पर हमें क्या कहते हैं, हमारी तमाम चीज़ों से जो चीज़ हमें आइन में मिला है उसका हक हमको दिलाए। वैसा हम के लिए तो खुलकर बोलते हैं। तो 2025 में उनको साथ दीजिए। हाँ, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। हम 2025 में उसके साथ देंगे। के लिए कितना आप साथ दीजिएगा? आप कहाँ से हैं? हम पूर्णिया से हैं। पूर्णिया से हमारे यहाँ है भी जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो 60% है पूर्णिया में मुस्लिम आबादी। आप तो एक एमपी नहीं चुन पाते हैं। नहीं, हमने तो जो अमौर ब्लॉक से है, अभी इस वक्त का प्रेजेंट एमएलए है अख्तरुल ईमान साहब जो अध्यक्ष हैं, उसका हम लोग उसको सपोर्ट किए हैं और वो जाकर वहाँ पर जो चीज़ जो हमारे अंदर पाई जाती है वो चीज़ वहाँ मिलता है, जाकर बोलते हैं और वो हक हमको दिलाते हैं। देखिए, ये जो खबरों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक आपका लोग विधानसभा में होगा तो आपका आवाज़ उठेगा, जब तक आपका लोग सांसद में होगा तो आपका आवाज़ बिल्कुल उठेगा। अगर आपका लोग ही नहीं, व्यक्ति ही नहीं है, तो वो अच्छा या ख़राब वहाँ पे क्या हो रहा है वो देखने के लिए आप तरस जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है आप अपनी सियासी वजूद को मजबूत करें। और बात रही पूर्णिया के बारे में बोले, वहाँ पे मुस्लिम की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन अगर निर्दलीय किसी ईमानदार आप प्रत्याशी को उतार दीजिए या एमआईएम से ही, तो मुसलमान आपको इंडिया गठबंधन को वोट करेगी। वो ये नहीं देखेंगे कि अच्छे लोग हैं, हारे या जीते इनको दे दो, कम से कम इनका हौसला तो बुलंद होगा। अगर आप वोट काट के 50,000 आप अलग कर देते हैं तो अगले लोगों को मैसेज चला जाता है कि इनके पास 50,000, इनके कारण हम 50,000 से हारे हैं। जिस तरह से गोपालगंज में देखे होंगे कि 11,000 वोट से मात्र जो है एमआईएम जो है वोट लाया। इसके कारण पूरे बिहार में जो है एक हलचल सी मच गई थी। अब देख लीजिए लोकसभा चुनाव में सिवान सीट पर जो हिना साहब द्वितीय स्थान पे रहे, तीसरे स्थान पे अवध बिहारी चौधरी रहे, तो राजद को अपना वजूद पता चल गया कि हम इनके बिना सत्ता में नहीं आ सकते हैं। तो वो उन्होंने अपने ताकत, मैं उनका तारीफ़ करना चाहूँगा हिना साहब का, उन्होंने अपने बलबूते लड़े और उनको उनके समर्थक ने साथ भी दिया। तो आपको अपनी ताकत दिखानी